सर, आज डीवी महाविद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण में आप पहुंचे जी, और जी। किस तरह का आपका ये यहाँ पर कार्यक्रम रहा और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? पूरे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के जो सरकार के अधीन जो आपके ग्रांटेड एड के कॉलेजेस वो 5 है, उसमें से एक हमारा डीवी कॉलेज कोटखाई भी है। और इसमें पूरे एक वर्ष में जो गत वर्ष निकला है, जो भी आपकी गतिविधियां पूरे कॉलेज की हुई है उसके बारे में प्रकाश डाला गया। कुछ समस्याएं भी है जिसका आने वाले समय में मैं समझता हूँ प्राथमिकता के आधार पर इसका निदान निकले, इसका हर संभव प्रयास होगा। एक तो हमारी रूसा की ग्रांट है जो पिछले 2-3 वर्षों से जो मैं समझता हूँ जो कार्य यहाँ पर हॉस्टल का चला है वो अधर में है, लगभग कोई आधी राशि मिल चुकी है, लेकिन 2020 के उपरांत इसकी पूर्ण राशि नहीं मिल सकी। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ग्रांट मिलती है उसको टेकअप किया जाएगा। इसके अलावा साइंस स्ट्रीम भी हमारे कॉलेज में प्रारंभ हो। हमारे 5-6 वोकेशनल ट्रेड्स जिसकी मांग यहाँ पर की है प्रधानाचार्य ने, पूरे मैनेजमेंट ने, इसके लिए भी पूरे प्रयास होंगे। जी, यहाँ पर मांग की गई थी सर, यहाँ पर हॉस्टल के लिए भी डिमांड रखी गई है जी। और स्टाफ की भी कमी है सर, इस पर क्या कहना? जैसे मैंने पहले का हॉस्टल की जो प्रमुख जिसके कारण ये काम हो नहीं पा रहा है वो धन का अभाव है। लगभग 4 करोड़ के आसपास की राशि रूसा ग्रांट के माध्यम से इस कॉलेज के लिए स्वीकृत हुई थी, जिसमें से इनको मात्र 2 करोड़ के आसपास की राशि मिली है। जो शेष राशि है उसको भी शीघ्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मामला टेकअप किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं, इसके अलावा भी कई कॉलेजेस थे जिसका, हालांकि इस कॉलेज में तो मैं समझता हूँ समय से पहले आपने अपना कार्य कर दिया था, लेकिन बहुत से कॉलेजेस में आपका कार्य नहीं हो पाया था और जो आपकी यूसी जानी थी वो इकट्ठी जानी थी, जिस कारण से इसमें विलम्ब हुआ। इसको पुनः टेकअप किया जाएगा। और जो आपने जैसे आपने अन्य स्ट्रीम की बात कही है, साइंस की बात की या वोकेशनल ट्रेड्स की बात की है, इसका निश्चित रूप से जैसे हमारे पिछले कल के बजट में भी आपने देखा होगा, इसमें एक तरह से प्राथमिकता, जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा, क्वालिटी तथा जॉब बेस्ड एजुकेशन को दी गई है। और निश्चित रूप में इससे अपने कॉलेज कोटखाई में भी ये सारी बातें यहाँ पर भी फलीभूत करने का हर संभव प्रयास होगा। जी, शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग आपको सौंपा गया है जी, और साथ ही साथ इसमें देखा जा रहा है कि नशे की ओर बच्चे काफ़ी बढ़ रहे हैं और इसमें मेरे ख्याल से प्रयास भी किया जा रहा है, मगर सर इसमें काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से भी छूट मिल रही है और सरकार की तरफ से इसमें क्या कदम उठाए जाएंगे सर? इसमें मैं समझता हूँ जो नशे की जो एक समस्या, एक विकराल समस्या सामने आ चुकी है, ये मात्र किसी विभाग तक हम सीमित नहीं कर सकते, चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग है। जिस तेजी के साथ ये कुरीति हमारे समाज में आ चुकी है, इसमें तो पूरे समाज को संगठित होना पड़ेगा। अभी हाल में ही एक सेमिनार था जो पुलिस विभाग ने रखा था अपने कार्यालय में, वहां पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके अनुसार जो सूचना दी गई है, अब पूरे भारतवर्ष में जो टॉप स्टेट्स है, टॉप 2 स्टेट्स है, वो पंजाब और हिमाचल है। और हिमाचल और पंजाब में भी मात्र मैं समझता हूँ पॉइंट कुछ बातों का एक अंतर रह चुका है। हमने मीटिंग अपने विभाग की ली है और उसमें सारी मैं समझता हूँ जिस तरह से इस पर विराम लग सके उसके लिए हर संभव प्रयास होगा। और शीघ्र मैं समझता हूँ सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले कल अपने बजट भाषण के दौरान भी इस ओर इशारा किया है। हम कानून और सख्त करेंगे और विशेष रूप से जो हमारी मैं समझता हूँ पूरी नज़र होगी वो पेडलर्स की तरफ होगी, सप्लायर्स की तरफ होगी, जिसके कारण मैं समझता हूँ हमारी आने वाली पीढ़ी खोखली होती जा रही है। इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ प्रदेश सरकार आगे चलेगी। जी, बजट में कल पास किया गया था सर, डे बोर्डिंग की भी जगह जगह पर ये खुलने हैं, तो सर कौन कौन सी जगह है? यहाँ जुब्बल और कोटखाई में खुलेगा तो कहाँ खुलेगा सर? अभी जो एक मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश की मैं बात करना चाहूँगा, लगभग कोई 300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जहां पूरे शिक्षा विभाग का पूरे हिमाचल प्रदेश में 8828 करोड़ का प्रावधान है, जो पिछले गत वित्तीय वर्ष से लगभग कोई 5% अधिक है। और डे बोर्डिंग की अगर आप बात करेंगे उसके लिए लगभग कोई 300 करोड़ के आसपास का प्रावधान है। इसमें हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जहां पर हमारे को शिक्षा विभाग के नाम जमीन हो और उसमें जो मापदंड है, क्योंकि ये प्री नर्सरी से लेके 12वीं तक आपके इसमें विद्यार्थी अपनी शिक्षा ले पाएंगे। इसमें यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने कल अपने संबोधन में यहाँ तक आके जहाँ स्विमिंग पूल की भी संभावना होगी, जो नदी के पास आपके क्षेत्र है, आपकी जहाँ पर पेयजल उपलब्ध है, वो भी हम इस बात को सोचेंगे ताकि एक स्टेट ऑफ आर्ट एजुकेशन आपको बच्चों को मिल सके, जो एक अंतर
प्राइवेट और मैं समझता हूँ सरकारी स्कूल्स के बीच आ रहा है, उसको उस गैप को खत्म किया जा सके, इसी सोच के साथ ये डे बोर्डिंग स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप हमारे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित बात कहेंगे, उसमें जहां पर भी हमारे को शिक्षा विभाग के नाम से जमीन मिलेगी प्लस उसकी वायबिलिटी होगी, क्योंकि उदाहरण के तौर पे कॉलेज का उदाहरण आपके समक्ष है, मैं समझता हूँ खोलना आसान होता है लेकिन चलाना उसको महत्वपूर्ण रहेगा। सब बातों से ऊपर उठकर हमारा ये प्रयास होगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां पर भी ये डे बोर्डिंग स्कूल होंगे उसका सफल प्रयोग हो, वहाँ बेस्ट एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले, इस सोच के साथ इस योजना को लाया जा रहा है। जी, कल बजट में सीए स्टोर को भी स्थापित करने की बात रखी कि ये बागवानों के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है सर ये? पिछला जो बजट था, कल जो बजट माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है माननीय सदन में, वो एक बहुत ही मैं समझता हूँ दूरगामी सोच के साथ ये बजट लाया गया है। बहुत ही नयापन इस बजट में था और जुब्बल नावरकोट की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं भी 4 दफा विधायक बना हूँ, बहुत से बजट देखे हैं, लेकिन एक नयापन इस बजट में था, एक प्रगतिशील बजट है। जैसे आपने उदाहरण के तौर पे बागवानी की बात कही, स्टोरेज कैपेसिटी हमारे प्रदेश के अंदर बढ़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष अगर आप देखेंगे, पिछले वर्ष जो आपका सेब 1200-1300 रुपये बिक रहा था, 2400-2500 रुपये बिक रहा है। अभी हाल में ही जो आपके स्टोरेज से अपने सेब सीए स्टोर से बाहर निकाले जा रहे हैं, वो अच्छे रेटों में हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं। हमारे पास बागवानों के पास एक विकल्प हो, इस सोच के साथ लगभग कोई 8 ये स्टोर प्रस्तावित किए गए हैं। और इसके अलावा उदाहरण के तौर पे हमारे बागी का वहाँ पर भी हमारा सीए स्टोर स्थापित हो, लेकिन वर्तमान में जैसे समस्या डे बोर्डिंग स्कूल की है, हमारे विभाग के नाम जमीन हो, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता जो एफसी के क्लियरेंसेज है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको क्लियरेंसेज लेने पड़ते हैं फॉरेस्ट विभाग से, उसमें वर्षों लग जाते हैं। इस कारण से जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो वहाँ पर है जहाँ पर आपके सरकार के नाम, हिमाचल सरकार के किसी भी विभाग के नाम जमीन है। जैसे खड़ा पत्थर जो केंद्र बिंदु है हमारे तीनों तहसीलों का, टिक्कर, जुब्बल, कोट का, वहाँ पर कृषि विभाग की जमीन है तो वहाँ पर सीए स्टोर बन सकता है। अणु की बात है तो वहाँ हॉर्टिकल्चर का फार्म है, वहाँ सीए स्टोर बन सकता है। इसी और वायबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका ये मुख्य सड़क ठेव खड़ा पत्थर हाटकोटी रोड, ये ऑल वेदर रोड बन चुका है, एनएच है, और उस तरफ से हाटकोटी से आपका आगे जो पोंटाकू रोड जाती है वो भी आपकी ऑल वेदर रोड है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग है। और इसी तरह से बागी भी मैं समझता हूँ बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू उसकी लोकेशन है, जहाँ वहाँ का लाभ मैं समझता हूँ हमारे उपादेश के क्षेत्र को मिल सकता है, जो बागवानी के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। साथ ही साथ उसके जो साथ लगता क्षेत्र हमारा नावर का है या परेरोडू रामपुर का है, उनको भी उसका लाभ मिल सकता है। ये सारी बातें मैं समझता हूँ आने वाले समय प्रस्तावित, और साथ ही साथ टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी इस बजट में मेन फोकस किया गया है। हेलीपोर्ट हमारे यहाँ स्थापित हो, जिसके माध्यम से टूरिस्ट हमारे क्षेत्र में आए। आज हमारी सड़कें काफ़ी बेहतर हो चुकी है, उसका उदाहरण ये ठेव खड़ा पत्थर हाटकुटी रोड ही है। आप देख सकते हैं, पीछे मैं रोडू गया था कि जब से आपकी ये ठेव खड़ा पत्थर हाटकुटी रोड में सुधार आया है, समस्त क्षेत्र हमारा, चाहे हुड़ी का हो, चाहे हमारे गुमा का हो, खड़ा पत्थर का हो, एक कायाकल्प हो चुकी है। इसी तरह से वर्तमान में हमारी सरकार ने लगभग कोई 2600 करोड़ के आसपास की डीपीआर आपकी केंद्र सरकार को भेजी है, जिसमें से लगभग कोई 250 करोड़ की तो हमारी जुब्बल नावरकोट विधानसभा क्षेत्र की, जिसके माध्यम से सड़कों में और अच्छा बेहतर सुधार हो, सुदृढ़ हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार हो, इसके लिए रोबोटिक्स सर्जरी का प्रावधान, पेट स्कैन का प्रावधान, हमारे जो एग्जिस्टिंग आपके मेडिकल कॉलेज है उसको अपग्रेड करने की, वहाँ जो सेवाएं उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है, कैजुअलिटी में अच्छी सेवाएं मिले, सारी बातें मैं समझता हूँ विस्तार के साथ की। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आय के स्रोत बढ़े प्रदेश में। नहीं तो वर्तमान में आप देखेंगे, जैसे मैंने आंकड़े आपके सामने, ये नशे का जो अभिशाप हमारे क्षेत्र में आ रहा है, साथ ही कर्ज का अभिशाप भी हमारे प्रदेश में है। लगभग कोई 75,000 करोड़ का ऋण हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा लगभग कोई 11,000 करोड़ के आसपास की देनदारियां आपकी एरियर्स के रूप में, डीए के रूप में अपने कर्मचारी भाइयों की, हमारे पेंशनर्स की आपको सरकार को देनी को 86,000 करोड़ के आसपास का आपका वर्तमान में प्रदेश में ऋण हो चुका है। और आज आवश्यकता है कि हम अपने आय के साधन सृजित करें, और इसी सोच के साथ वाटर सेस लगाया गया है, जिसके माध्यम से लगभग कोई 1000 करोड़ हमारे को हर वर्ष एक अतिरिक्त आय मिलेगी। आप देखिए कि ओपन ऑक्शन आपके पॉलिसी लाई गई है, जो आपके ठेके, आपके लिकर वेंट्स जो आपके पहले 10% बढ़ाकर हर वर्ष ऐसे एक्सटेंड किए जाते थे, अब एक नई सोच के साथ ओपन ऑक्शन की पॉलिसी लाई, और उसके
जिसके परिणाम आपने देखा कि कितना उससे मैं समझता हूँ एक्साइज में हमारी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इस तरह के अन्य भी प्रयोग किए जाएंगे जिसके माध्यम से हमारी स्टेट सेल्फ सफिशिएंट हो। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि आगामी 10 वर्षों के अंदर सबसे समृद्ध हिमाचल प्रदेश बने, इस सोच के साथ ही पिछले कल वाला बजट है। और निश्चित रूप में जो व्यवस्था परिवर्तन की बात मुख्यमंत्री करते हैं, वो चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे बागवानी विभाग की बात हो, नीति लाने की बात कही गई है, आपके पर्यटन विभाग की बात हो, जो हमारे आय स्रोतों अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हो, हर जगह आपको एक रचनात्मक सुधार देखने को मिलेगा। जी, अंतिम सवाल लेना चाहूँगा सर। बागवानी 5000 करोड़ की आर्थिकी ऊपर से जी, और साथ ही साथ इसमें सर पिछली सरकार ने जीएसटी यूनिवर्सल कार्टन पे कम किया था, पर वो बागवानों को उसका लाभ नहीं मिला है, तो आगामी सरकार उस पर क्या करेगी सर? पिछली सरकार की जहां तक बात आती है वो सिर्फ चुनाव से समय में समझता हूँ कुछ इस तरह की बात हुई थी, लेकिन जो मूल प्रश्न है वो जीएसटी हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करना पड़ेगा। वर्तमान में जितना भी पैकेजिंग सामग्री आपके केंद्र से हमारे को जो जीएसटी लगता है, वर्तमान में 18% है, पहले वो 12% था। इसकी कटौती का प्रस्ताव भी हम केंद्र को भेजेंगे। और साथ ही साथ जैसे इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड, उसमें भी पहले आपने याद होगा कि डीबीटी के माध्यम से देने की बात कही गई थी, वो बात भी धरातल में कही नहीं उतरी। हर वर्ष पिछले गत 3 वर्षों में 10-10 करोड़ का प्रावधान रखा जाता था, पर एक भी बागवान उस स्कीम के तहत आगे नहीं आया। लेकिन जो वर्तमान की हमारी सरकार, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, ये तर्क संगत स्कीमों को लाएगी जिसका लाभ किसान और बागवानों को, आम जनमानस को मिलेगा। सर, पिछले कल बजट हुआ और सर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, उसमें इस बजट को निराशाजनक कहा गया है। क्यों कहा गया सर? उसने एक पॉइंट रखा है कि जो बागवानी को लेकर बातें कही गई थी मैनिफेस्टो में, उसका जिक्र नहीं हुआ। उस पर क्या कहना चाहिए? अभी आप समझते हैं कि हमारी सरकार को 100 दिन भी नहीं हुए, थोड़ा उनको भी कटाक्ष करने से पहले अपना भी मैं समझता हूँ जो 5 वर्ष का प्रदर्शन है उस पर नज़र डालनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में अगर बागवानी की बात करेगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। जो हमारे स्वीकृत आपके सीए स्टोर थे जो अब सैंक्शन हो रहे हैं, ये वर्ष 2017 में सैंक्शन हो गए थे, एक भी सीए स्टोर आपका बना नहीं। अब पीतू जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 1134 करोड़ का हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट था, उसको मैं समझता हूँ निरस्त करने का पूरा हर संभव प्रयास पिछली सरकार भाजपा सरकार ने किया है। इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड जो 1980 के दशक से जब स्कैम हमारे क्षेत्र में आई थी, हमारे को प्रदेश सरकार अनुदान पे दवाएं दिया करती थी, उस पे विराम लगा दिया। ये इनके पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है। और आने वाले समय में जहां हमारी हॉर्टिकल्चर नीति बनेगी, साथ ही साथ इस क्षेत्र को, बागवानी क्षेत्र को और मजबूत करने का हर संभव प्रयास होगा। इसके प्रति हमारी वचनबद्धता है। धन्यवाद।